Hello guys, so today's topic is chemical kinetics. इसके अंदर ये बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीजें हमें जो समझनी है एंड बेसिकली ये जो चैप्टर है ये रेट ऑफ रिएक्शन मतलब काइनेटिक्स का मतलब होता है समथिंग विच इज मूविंग, राइट। तो जब एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा होता है, तो कैसे उसका रेट ऑफ रिएक्शन हम डिफाइन करते हैं, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन पर यूनिट टाइम। तो कंसेंट्रेशन के अंदर चेंज या तो रिएक्टेंट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ये आर से पी जा रहा है, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी वन पे आर की जो कंसेंट्रेशन थी दैट वाज आर वन, पी की कंसेंट्रेशन वाज पी वन। T is equal to 2 पे R की कंसेंट्रेशन इज R2, P की कंसेंट्रेशन इज P2। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यहाँ पे डिसअपियरेंस क्यों लिखा है? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस यूज करा गया है। सो R2 माइनस R1 अपॉन में T2 माइनस T1। अब हमको पता है कि R2 कम है R1 से, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव आएगी। और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन इन द नेगेटिव टर्म इज नॉट समथिंग जिसे आप कह सकते हो मतलब लॉजिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन आता है इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सो इट बिकम्स माइनस डेल्टा आर, ये कंसेंट्रेशन का साइन है, बाय डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करें तो P2 माइनस पी वन अपॉन में T2 माइनस T1 डेल्टा P की कंसेंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा? माइनस ऑफ कंसेंट्रेशन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। एक एग्जाम्पल, अगर आगे कोई सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे? तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो डिवीजन में चला जाता है, वन अपॉन दैट पर्टिकुलर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाता है। सो माइनस, क्योंकि हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो माइनस वन बाय ए डेल्टा ए की कंसेंट्रेशन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय बी डेल्टा बी की कंसेंट्रेशन बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू वन बाय सी डेल्टा सी की कंसेंट्रेशन बाय डेल्टा टी माइनस वन बाय डी डेल्टा डी की कंसेंट्रेशन बाय डेल्टा टी। और अगर आप रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करोगे तो उसके अंदर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ डेल्टा डी बाय डेल्टा टी हो जाएगा। और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी की बात करोगे तो माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी हो जाएगा। मतलब अगर रेट ऑफ कंसेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है तो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवीजन में जाएगा, वरना जैसे हमने पहले सीखा रेट ऑफ अपीयरेंस वो वैसे ही रहेगा। नाउ इफ यू मूव फर्दर, तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में छोटा सा डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं। तो द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम इंटरवल, whereas instantaneous rate the rate measured over a very small interval of time। तो बेसिकली इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसी को, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस रेट इस्तेमाल होगा, मतलब जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो डीसी बाई डी टी। और अगर आप एवरेज की बात करोगे तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि T2 माइनस पी वन अपॉन T2 माइनस T1, सो उसके अंदर आप डेल्टा यूज करते हो, वरना डीसी बाई डी टी करोगे अगर इंस्टेंटेनियस की बात होगी। नाउ रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? So rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration raised to some power, which may be or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। तो इसका क्या मतलब है कि रेट लॉ क्या होता है? बेसिकली जो आपने टर्म्स दी हैं उसकी मोलर कंसेंट्रेशन रेज टू सम पावर, जो कि या तो वो मतलब पॉसिबल मतलब डिपेंड करते हैं, या तो वो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके इक्वल होगी या वो कोई और नंबर भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये एक कंस्ट्रेंट नहीं लग रहा है कि वो इक्वल ही होगा स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, इट कैन बी डिफरेंट, राइट। तो इसे अगर हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेशन की टर्म में समझाएं तो देखो, ए प्लस बी हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो आर ओ आर वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर सम एक्स, कंसेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर सम वाई। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके अंदर अब मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगी तो एक इज इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, तो आर ओ आर इज इक्वल टू के ए की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर एक्स, बी की कंसेंट्रेशन रेज टू पावर वाई।
सो ये रेट कांस्टेंट बन गया, ये जो के है दैट इज रेट कांस्टेंट, राइट। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है हम बाद में ब्रीफ में भी डिस्कस करेंगे, बट एक अगर मैं एक छोटी सी चीज में समझाना चाहूँ तो एलिमेंट्री रिएक्शन एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, जिसके अंदर मतलब आपको पर्टिकुलर बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू नहीं होना पड़ेगा, एक ही चीज आपने करी, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ रिएक्ट करे और आपको प्रोडक्ट मिल गया, राइट। तो उस केस के अंदर x इज इक्वल टू ए, मतलब जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी के इक्वल हमारा वो हो जाता है, रेज टू पावर जो भी आप करते हो। अब करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? सो लार्जर द वैल्यू ऑफ के क्या था? रेट कांस्टेंट। फास्टर इज द आरओआर, आरओआर इज रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने शॉर्ट में आरओआर लिखा है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब इसके अंदर एक जेई का क्वेश्चन आ रखा था जिसके अंदर उसमें पूछा था कि अगर आपको कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल 6.5 इंटू 10⁻⁻² दी है और फिर थोड़े टाइम बाद आपने कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो उस पे रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सो द आंसर इज रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सम पीपल डबल्ड इट क्योंकि उसमें डबल हो रहा है, क्योंकि बेसिकली तो वो इंडिपेंडेंट है ना कंसंट्रेशन के। सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल बिकॉज दे कैन आपको ऐसे फंसा सकते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। हमने पढ़ा ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, इसी एक्स और वाई को प्लस करते हैं तो एन निकल के आता है एंड एन इज ऑर्डर। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं? तो यूनिट होती है मोल। ये एक जनरल मैंने जनरल फॉर्म में लिख रखा है, एंड इफ यू विल लर्न दिस इट विल बी सो मच बेनिफिशियल, मतलब लर्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ना वो आपको फिर ऑर्डर मतलब आपको वैसे दे देंगे, एन की वैल्यू दे देंगे कि ऑर्डर अगर हाफ है, ऑर्डर अगर 3/2 है, 7/2 है, 9/2 है, तो आप उसका रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालो। तो आपको ये याद रहना चाहिए क्योंकि और ये क्या है कि मोल 1 - n, लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स, तो ये यूनिट निकालने के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन मिला कि ऑर्डर जहाँ पे 0 है उसकी यूनिट निकालो, तो मैंने यहाँ पे n की जगह 0 पुट कर दिया, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ गया। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगी तो सेकेंड इनवर्स आएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में n इज इक्वल टू हाफ ले लिया तो क्या होगा? देखो 1 माइनस हाफ हाफ होता है, तो मोल की पावर हाफ, एल की पावर -1/2 एंड एस -1। सो ऐसे होता है, ठीक है। अब ऑर्डर के बारे में कुछ अगर हम पॉइंट्स देखें, सो ऑर्डर इज डिफाइंड फॉर बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए वो डिफाइंड होती है। नीचे देखो आप देख भी सकते हो, हम लोग एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऑर्डर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो जो ऑर्डर है वो जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन सब कुछ हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ये एक एक्सपेरिमेंटली कॉन्सेप्ट है, आप देख के किसी चीज को नहीं बता सकते, आपको कुछ कुछ मतलब एक पर्टिकुलर स्टेप करने पड़ेंगे ऑर्डर निकालने के लिए। क्वेश्चंस के अंदर भी आपको ना कंसंट्रेशन दी होगी और के दिया होगा, एंड आपको फिर मतलब उसे फाइंड करना पड़ेगा स्टेप्स के थ्रू, जो कि हम आगे सीखेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सो एलिमेंट्री रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप के अंदर होते हैं, जैसे ए प्लस बी डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट मिल गया। रेट लॉ इज एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वन एंड ओनली स्टेप। अब रेट लॉ कैसे होगा? इसी के बेसिस पे होगा। कैसे निकालेंगे? आर ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ठीक है। सिंस एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो एक्स और वाई होते हैं वो इक्वल टू होते हैं उसके सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, तो एक्स वुड बी इक्वल टू ए एंड वाई वुड बी इक्वल टू बी, तो ऑर्डर हो जाएगा ए प्लस बी। वेयर एज हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें, सो अ नंबर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन गिव्स द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमें ए टू डी जाना था, तो पहले ए टू बी बनेगा, फिर बी टू सी बनेगा, फिर सी टू डी बनेगा, तब जाके ए टू डी हमारा पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ए टू बी फास्ट है, बी टू सी स्लो है, सी टू डी फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। सो रेट लॉ इज गिवन अकॉर्डिंग टू द स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सो इसके बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इससे तो समझ आएगा नहीं कि क्या कहना चाह रहे हो, तो एक मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि एलिमेंट्री स्टेप के अंदर हम ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। सो एक एग्जाम्पल देखो, जैसे 2O3 गिव्स 3O2, ठीक है, ये हमारा मेन रिएक्शन है।
अब ये प्रोसीड कैसे कर रहा है, O3 था, O3 को हमने जब ब्रेक करा तो वो O2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हुआ, फिर O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन करा तो 2O2 बना। और ऊपर वाला हमारा फास्ट स्टेप था, नीचे वाला स्लो है, तो स्लो इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो इसके हिसाब से हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लगाएंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू O3 और नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, O। उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, किया आ गया, सो O के O3O, ठीक है, ये कंसेंट्रेशन की टर्म्स में हमने लिखी है बात। अब जो भी फास्ट रिएक्शन होगा ना उसके अंदर जो दूसरा होगा, उसके अंदर से देखो आप अगर फाइनल रिएक्शन देखो तो इसमें O2 है, O3 है, O तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें यहाँ से O को हटाना है, तो O को हटाने के लिए हम इसका इक्विलिब्रियम निकालेंगे। हम ऐसे मतलब ये हम लेट करेंगे जो ये वाला फास्ट वाला रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। सो के ई क्यू इज इक्वल टू O2, ठीक है, प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन, सो O2O बाय O3। उसके बाद मैं O3 उधर ले गया, मैंने यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन निकाल ली अलग से। उसके बाद मैंने इसे ROR में सब्स्टिट्यूट करा, तो देखो K इंटू के इक्विलिब्रियम, तो दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैंने K डैश बना लिया, इन दोनों को करा तो स्क्वायर हो गया, तो O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1। तो इसका अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो 2 - 1 इज 1, सो ऑर्डर वुड बी इक्वल कम्स आउट टू बी 1। सो ऐसे हम निकालेंगे अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन का हमें रेट लॉ निकालना हो या ऑर्डर निकालना हो। अब अगर हम मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, जो आपने देखा ना एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, दो देखो अगर दो स्पीशीज रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही है तो मोलिकुलैरिटी 2 हो जाएगी। इट इज बेसिकली नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है, कि नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स या फिर कितने जो आप डिफरेंट चीजों को साथ में कोलाइड करवा रहे हो ताकि आपको अपना डिजायर प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक्चुअली में कुछ आप पे वैलिड प्रूफ नहीं कि होता है कि नहीं होता। इट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। For elementary reaction, molecularity is equal to the sum of stoichiometric coefficient of reactant molecules and balance reaction. ये मैंने अभी आपको बताया कि जो उनका stoichiometric coefficient होता है उसी का सम होता है molecularity। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2HI gives H2 plus I2, तो molecularity क्या है, यहाँ पे 2 है, तो molecularity 2 हो गई। N2O5 gives N2O4 plus half O2, इसमें एक ही रिएक्टेंट के अंदर एक ही स्पीशीज है तो molecularity 1 हो गई। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी इक्वल मतलब सेम आते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो ये रिएक्शन आपको लगेंगी कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट अप्रोक्स और एक्चुअली में ये फर्स्ट ऑर्डर ही होंगे, मतलब आपको देखने में लगेगा कि नहीं फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट एक्चुअली दे आर फर्स्ट ऑर्डर ओनली। तो क्या है, दोज रिएक्शन विच आर नॉट फर्स्ट ऑर्डर बट अप्रोक्सीमेटली और अपीयर्स टू बी फर्स्ट ऑर्डर ड्यू टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट देन अदर रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हमें पता है एस्टर CH3COO C2H5 प्लस H2O, इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो H प्लस एसिड की प्रेजेंस के अंदर मैंने जब इसका वो करा तो मेरे को अल्कोहल और एसिड मिल गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो हमारी रिएक्टेंट्स होंगी रेज टू सम पावर, ठीक है, तो CH3COO C2H5 की पावर 1 और H2O की पावर 1। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि 1 + 1 2, तो ऑर्डर 2 आ रहा है, बट एक्चुअली के अंदर क्या होता है कि जो H2O होता है ना ये एक्सिस में होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से इसकी कंसेंट्रेशन को हम 0 लेते हैं, मतलब कंसेंट्रेशन टू द पावर 0 लेते हैं, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली 1 आ जाता है, क्योंकि ये इतनी एक्सिस के अंदर होता है वाटर इसके अंदर कि उसको हम मतलब उसको हम पावर रेज टू पावर 0 कर देते हैं, उसे हम 1 ले लेते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, CH3COO C2H5 की पावर 1 और ऑर्डर 1 हो जाता है। ऐसे अगर आप अनदर एग्जांपल देखो, सो दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, C12H22O11 H2O, अगेन ये दिस इज एन एक्सेस, उसके बाद H प्लस के अंदर डाला तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है जो बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C12H22O11 की पावर 1 और H2O की पावर 0, और इधर भी ऑर्डर 1 आता है। सो दीज आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसके अंदर आपको एक्सेस के अंदर वाटर मिलता है और उसे आप
रेस टू पावर 0 कर देते तो अल्टीमेटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये क्या होता है देखो, सिंपल है। जीरो ऑर्डर की बात करें, आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने सीखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर। अब जीरो ऑर्डर है तो रिएक्टेंट्स की पावर, रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन रेस टू पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट वुड बी इक्वल टू के, ठीक है, क्योंकि ये तो समथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट। तो रेट वुड बी इक्वल टू के। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है। और रेट आपको पता चल गया के इक्वल है, सो माइनस डी आर बाई डी टी वुड बी इक्वल टू के, ठीक है। अब माइनस में इधर लेके माइनस, तो डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब एट टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट ले ली, टी इज इक्वल टू टी पे कंसेंट्रेशन आर टी ले ली। अब हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, एंड डी टी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सो डी आर का क्या होगा, आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू माइनस के बाई टी, मतलब माइनस के इंटू टी। सो क्या बना, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। उसके बाद टी को हम इधर ले गए तो आर नॉट माइनस आर टी बाई टी इंटू इज इक्वल टू के। अगर हम टी हाफ की बात करें, टी हाफ, हाफ लाइफ क्या होती है, ठीक है। तो हाफ लाइफ बेसिकली होता है जब आपकी कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन से आधी कंसेंट्रेशन हो गई, मतलब आधी कंसेंट्रेशन हमारा वो हो गया हो, मतलब रिएक्शन हाफ वे प्रोसीड कर चुकी हूँ, तो दैट इज हाफ लाइफ। तो मैं क्या कह रही हूँ कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो आधी हो जाए। सो देखो आर नॉट तो वही रहेगा, और आर टी में क्या कह रही हूँ, आर टी हो जाएगा आर नॉट बाई टू। सो आर नॉट माइनस आर नॉट बाई टू क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई टू। आर नॉट बाई टू टी वुड बी इक्वल टू के, राइट। और यहाँ पे टी क्योंकि हमने आधी कर ली तो टी हाफ हो जाएगा। सो क्या बना, आर नॉट बाई टू, आर नॉट बाय टू टी हाफ इज इक्वल टू के। अब के को नीचे ले जाओ और टी हाफ को उधर ले जाओ तो क्या फॉर्मूला बना, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के। तो समझ आ गया, मैंने पूरा ऐसे एक्सपैंड करके नहीं लिखा है। इट इज बेसिकली अ थिंग कि सिर्फ हमने कंसेंट्रेशन को हाफ, मतलब आर नॉट को, मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट और फाइनल कंसेंट्रेशन आर नॉट बाई टू लिए, बस दैट्स इट। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आर एट टाइम टी और ये टी, तो स्लोप आएगा माइनस के, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से देखोगे तो स्लोप वुड बी माइनस के। अब अगर हम ऐसी फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, सो रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1। नाउ आर की पावर 1 के अंदर आपने लिया माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर, ठीक है। अब इसको आप नीचे ले जाओ और डी टी को आप इधर ले जाओ, अब माइनस को भी इधर ले जाओ। उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट, फाइनल कंसेंट्रेशन आर एट टाइम, मतलब आर टी, और टी टाइम, और पहले टाइम टी इज इक्वल टू 0 था। सो हमें पता है डी आर अपॉन में आर क्या होता है, लॉग आर, ठीक है। और माइनस के डी टी, के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी वुड बी टी। सो क्या बना, लॉग, मतलब लॉग तो नहीं है, एल एन है, एल एन आर बाई आर एट टाइम टी माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। अब हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो मैंने लॉग ए बाई बी के फॉर्म में लिख दिया। अब ये माइनस यहाँ पे था, माइनस यहाँ पे एडजस्ट करा दिया तो लॉग बी बाई ए हो जाएगा, मतलब लॉग आर एट टाइम 0 इज इक्वल टू आर एट अपॉन आर एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी। उसके बाद हम इसे अगर कन्वर्ट इनटू लॉग के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 2.303 से करना पड़ता है। सो क्या फॉर्मूला बनेगा, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर टी, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए ले ली और फिर ए में से कुछ घटा होगा आफ्टर सम टाइम, तो ए बाय ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे। इसका अगर आप टी हाफ निकालोगे तो टी हाफ का बनते हैं 0.693 बाई के। इसका टी हाफ कांस्टेंट, मतलब इसका टी हाफ सिर्फ के पे डिपेंड करता है, ठीक है। के की वैल्यू क्या है, तो 0.693 बाई के करोगे आपको टी हाफ मिल जाएगा। और ये टी हाफ कैसे निकला, सेम, ठीक है। इधर आर नॉट बाई टू लिखोगे, इधर आर नॉट लिखोगे, नीचे आर नॉट बाई टू लिखोगे तो ऊपर लॉग टू बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रही हूँ ऐसे ही, तो ऊपर लॉग टू बन जाएगा। लॉग टू की पावर, लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010, राइट। सो ये क्या बनेगा, 2.303 इंटू 0.3010, तो ये अल्टीमेटली 0.693 बनता है। और फिर आपको टी को उधर ले जाना, के को इधर ले आना, तो टी हाफ के इधर आ गया। सो ऐसे ये फॉर्मूला आया।
नाउ दीज आर सम इम्पॉर्टेंट सम इम्पॉर्टेंट एक तरह से चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि T 75% होता है इज इक्वल टू डबल ऑफ T हाफ, और T 99.9% होता है 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। ठीक है, दीज आर जस्ट सम, इसी फॉर्मूले के अंदर वैसे पुट करके आता है, बट ये रिजल्ट अगर आप डायरेक्टली याद रखोगे सो इट विल बी इजियर टू सॉल्व, सो यू शुड रिमेम्बर दीज। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल के अंदर 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, 2Cl2O7 gives 2Cl2 plus 7O2. So these are some examples of first order, राइट। इसका अगर हम रेट और कंसेंट्रेशन का ग्राफ बने तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे ओरिजिन से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन आती है। फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन जिसके अंदर n बड़ा हो 1 से, मतलब फर्स्ट जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमने तो डिस्कस कर लिया। उसके बाद मैं एक जनरल आपको फॉर्मूला बता रही हूँ जिससे आप बाकी के ऑर्डर भी अगर बाय चांस पूछ रहे हो तो आप निकाल पाओ। सो KT वुड बी इक्वल टू 1/n-1 ब्रैकेट 1 A कंसेंट्रेशन एट T, मतलब ये A इज रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। सो कंसेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T n-1 माइनस 1 कंसेंट्रेशन ऑफ A एट T इज इक्वल टू 0 पावर n-1, ठीक है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, एप्लीकेशन के थ्रू आपको इजीली समझ आएगा। सो अगर आप एप्लीकेशन की बात करो तो एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर का अगर हमें निकालना है, सो KT वुड बी इक्वल टू, अब देखो 2-1 करोगे 1, 2-1 करोगे 1, सो 1/A कंसेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T माइनस 1 कंसेंट्रेशन ऑफ A एट T इज इक्वल टू 0। सो ये आपका फॉर्मूला बनेगा, और जो T हाफ होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ A0 n-1, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यू शुड रिमेम्बर दिस वेरी वेल, क्योंकि उसके अंदर मतलब डबल ट्रिपल वो जो होता है ना, वैसे वाले क्वेश्चन की अगर डबल कर दे तो क्या होगा, ट्रिपल कर दे तो क्या होगा, वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। नाउ फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन कैसे कैसे इफेक्ट डालता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि उसके अंदर रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो सिर्फ उस केस में वैल्यू नहीं है, वैलिड नहीं है, बाकी सब में वैलिड है। एक्सपोजर ऑफ लाइट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। इसे आप जो हमने फोटो रिएक्शन पढ़ी थी उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी रहती है तो वो हम अरेनियस इक्वेशन से पता चलती है, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA by RT, where K is rate constant, A is Arrhenius constant, EA is activation energy, R is gas constant and temperature is in Kelvin। अरेनियस जी ने क्या बोला कि with every 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन ऑफ टेम्परेचर राइज द ROR डबल्स अप। अब इसके अंदर ही हमने आगे क्या करा, इसमें जब ln लगाया तो क्या बना, ln K इज इक्वल टू ln A प्लस ln E माइनस EA बाय RT। और एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको मैं समझाऊं तो एक्टिवेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, कि अगर उन्होंने इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर कर ली तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो रिएक्ट मतलब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए रेडी होंगे। सो दैट इज लाइक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर और समथिंग, कि इतनी एनर्जी चाहिए इस रिएक्टेंट को कन्वर्ट, उसे रिएक्टेंट में उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, और ln e हमें पता है ln e की वैल्यू 1 होती है, तो क्या बना, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाओ तो ये ln k यहाँ पे प्लॉट कर दिया 1/t, और ln a इसका इंटरसेप्ट बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्लोप आएगा माइनस ई ए बाय आर, राइट। अब इसको अगर आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो लॉग में कन्वर्ट करके क्या आ रहा है, लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1/t प्लस लॉग ए, तो ये रिएक्शन मतलब ये इक्वेशन बनता है। अब इसके अंदर आप एक बार K1 मतलब एक बार एक टेम्परेचर T1 और K1 के लिए निकालो, एक बार K2 और टेम्परेचर T2 के लिए निकालो, और फिर दोनों को माइनस कर दो, तो क्या बनेगा, तो बनेगा K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 into R ब्रैकेट 1/T1 minus 1/T2। यहाँ पे R की वैल्यू 8.314 डालते हो तो 19.14 बनता है नीचे,
इट्स बेटर इफ यू रिमेंबर दैट, कैलकुलेशंस के अंदर इजी रहेगा आगे जाके। ना इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अगर कैटलिस्ट के इफेक्ट की बात करें तो कैटलिस्ट होता क्या है? So a substance that alters the rate of reaction without changing its mass and chemical composition. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रिएक्शन ज्यादा जल्दी प्रोसीड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। इट डज नॉट ऑल्टर द गिब्स फ्री एनर्जी, जो हम डेल्टा जी निकालते हैं ये उसको ऑल्टर नहीं करता, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन रखता है, वो उसे चेंज नहीं करता। इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्हें 10 किलो जूल एनर्जी पहले चाहिए थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक तरह से सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, एक ऑल्टर पाथ देता है फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, जिससे उनको पहले एनर्जी अगर 10 किलो जूल चाहिए थी तो अब उन्हें 7 या 8 किलो जूल ही चाहिए होगी। सो दैट्स व्हाट अ कैटलिस्ट डू। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या होता है? पहले कोलिजन फ्रीक्वेंसी समझते हैं। The number of collision takes place per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. तो collisions क्या होते हैं? हमने पढ़ा है collisions is किसी दो चीजों का टकराना। तो पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में कितने कोलिजन टेक प्लेस करते हैं उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी करते हैं, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। अब रेट इज इक्वल टू, अब ये एक और चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, रेट इज इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू ई की पावर माइनस EA बाय RT। अब मैं समझा देती हूँ कि क्या क्या है। सो P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। ZAB इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो हमने ऊपर पढ़ी, एंड E माइनस EA बाय RT ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद every collision does not bring a chemical change. The number of collision with sufficient energy and proper orientation that actually produce the products are effective collision. तो प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हर एक कोलिजन एक सक्सेस मतलब एक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको एक प्रॉपर हेड ऑन कोलिजन चाहिए ताकि वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए, और उनका एनर्जी बैरियर भी ओवरकम होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अगर उन्हें 10 किलो जूल चाहिए तो उन्हें 10 किलो जूल चाहिए, उतनी उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वो होना चाहिए। सो मैंने आगे ये लिखा है, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव टू फैक्टर्स टू बी क्लियर्ड। पहला है एनर्जी बैरियर, सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन बैरियर, हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए, नॉट साइडवेज और समथिंग, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपको मतलब मान रहना चाहिए कि परपेंडिकुलर कोलिजन होना चाहिए, हेड ऑन होना चाहिए। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।